क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। अर्थशास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों 100 का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देखते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 18 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 19 से 24 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर पर 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 27 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, अर्थशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या मेहता? तो मेरे प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है, एक वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को कहते हैं? उपयोगिता, उपभोग, उत्पादन या कीमत? तो उपयोगिता कहते हैं। एक वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन होता है न्यूनतम, शून्य, अधिकतम? इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतम होता है। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन क्या होता है? तब कुल उत्पादन अधिकतम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे आप, ठीक है, और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? साहसी, पूंजी, विनिमय या संगठन? तो यहाँ पर विनिमय जो है ये उत्पादन का साधन नहीं है। इसके बाद 5वां नंबर है, एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं के लिए भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना कहलाता है? कीमत विस्तार, कीमत संकुचन, कीमत विभेद, कीमत नियंत्रण? तो ये कीमत विभेद कहलाता है, ठीक है। एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं के लिए भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना कीमत विभेद कहलाता है। इसके बाद 6 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, गठबंधन अल्प अधिकार के अंतर्गत कीमत का प्रायः निर्धारण किया जाता है? उद्योगों के द्वारा, फर्म के द्वारा, कीमत नेता के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो गठबंधन अल्प अधिकार के अंतर्गत कीमत का प्रायः कीमत नेता के द्वारा निर्धारण किया जाता है। इसके बाद 7 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन है? जे.आर. हिक्स, ए.एच. हैंसन, जे.एम. केन्स, ए.सी. पीगू? तो जे.एम. केन्स जो है, जे.एम. केन्स कौन है? अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक हैं। इसके बाद 8वां नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन जीडीपी को कल्याण का एक अनुपयुक्त सूचकांक बनाता है? गैर मौद्रिक लेन देन, बाह्यताएं, जीडीपी का वितरण तथा रचना, ठीक है, ये सभी। तो ये तीनों हैं, ये सभी हो जाएगा। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न, विश्वव्यापी मंदिर किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? विश्वव्यापी मंदी, ठीक है, विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में? तो विश्वव्यापी जो मंदी प्रारंभ हुई थी मेरे प्यारे बच्चों 1929 में, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आयकर कौन लगाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार? ये सभी। तो आयकर केंद्र सरकार लगाती हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की, ठीक है। उत्तर आपको मेरे प्यारे बच्चों 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेगा। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता एक आर्थिक स्थिति है जिसमें बाजार में कई विक्रेता और खरीदार होते हैं। सभी उत्पाद एक जैसे होते हैं, मूल्य एक समान होता है और किसी भी पक्ष का बाजार पर नियंत्रण नहीं होता। प्रवेश और निकास आसान होते हैं और सभी को पूरी जानकारी उपलब्ध होती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर है, निजी वस्तु किसे कहते हैं? निजी वस्तु वे वस्तुएं हैं जिनका उपभोग केवल एक व्यक्ति कर सकता है और उनका उपयोग अन्य व्यक्ति के लिए सीमित हो जाता है। इसमें प्रतिद्वंद्विता और बहिष्करण के गुण होते हैं। उदाहरण के लिए भोजन, कपड़े और घर। इनका लाभ केवल भुगतान करने वाले व्यक्ति को मिलता है। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, समग्र मांग से आप क्या समझते हैं? समग्र मांग से अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित समय पर सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को समझा जाता है। इसमें उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात आयात शामिल होते हैं। यह किसी देश की आर्थिक गतिविधियों और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का प्रमुख निर्धारक है। इसके बाद 14 नंबर है, अपूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं। तो अपूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं निम्न है। पहला, असमान उत्पाद, विक्रेता भिन्न भिन्न गुणवत्ता विशेषताओं वाले उत्पाद बेचते हैं। दूसरा है मूल्य निर्धारण शक्ति,
विक्रेताओं को अपने उत्पादों के लिए मूल्य तय करने की शक्ति होती है। तीसरा है सीमित प्रतिस्पर्धा, बाजार में कुछ विक्रेता और खरीदार होते हैं जिसमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा नहीं होती। इसके बाद है 15 नंबर, चेक क्या होती है। तो चेक चेक एक लिखित दस्तावेज है जो बैंक को निर्दिष्ट व्यक्ति या संस्था को निर्धारित राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है। इसमें खाता धारक के हस्ताक्षर, राशि और प्राप्तकर्ता का नाम होता है। यह धन हस्तांतरण का एक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका है। इसके बाद 16 नंबर है पूर्ण संतुलन रोजगार क्या है। पूर्ण रोजगार संतुलन क्या है। तो पूर्ण रोजगार संतुलन वह स्थिति है जब अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सभी श्रम संसाधनों को उपयोग हो रहा हो और कोई अनैच्छिक बेरोजगारी ना हो। इस स्थिति में मांग और आपूर्ति का संतुलन बना रहता है और अर्थव्यवस्था अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता पर काम करती है। इसके बाद है 17 नंबर, सरकारी बजट क्या है। सरकारी बजट सरकार द्वारा एक वित्तीय दस्तावेज है जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। यह सार्वजनिक सेवाओं, विकास योजनाओं और अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए सरकार की वित्तीय नीति और प्राथमिकताओं को दर्शाता है। इसके बाद है 18 नंबर, क्या कह रहा है, अप्रत्यक्ष कर का अर्थ बताइए तथा उदाहरण लिखिए। तो अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है और उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है, लेकिन इसे सरकार को विक्रेता के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह कर सभी पर समान रूप से लागू होता है। उदाहरण वस्तु और सेवा कर, जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं संसाधनों की कमी और मानव आवश्यकताओं की असीमितता के कारण उत्पन्न होती है। मुख्यतः 3 समस्याएं होती है। क्या उत्पादन करें, पहली हेडिंग है क्या उत्पादन करें। इससे यह तय किया जाता है कि कौन कौन से वस्तु सेवाएं अर्थव्यवस्था में बनाई जाएंगी, किस मात्रा में और किस वर्ग की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कैसे उत्पादन करें, यह समस्या उत्पादन के तरीकों और तकनीकों के चयन से संबंधित है। इसमें यह तय किया जाता है कि संसाधनों का उपयोग श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान तकनीक से किया जाए। इसके बाद अगली हेडिंग है किसके लिए उत्पादन किया जाए। इसमें यह तय किया जाता है कि उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं किन व्यक्तियों या वर्गों को प्रदान की जाएंगी, अर्थात वितरण का निर्धारण। इन समस्याओं का समाधान आर्थिक संसाधनों के उचित आवंटन और प्रबंधन से किया जाता है। इसके बाद है 20 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्न है। पहला है वस्तु का प्रकार। आवश्यक वस्तुओं जैसे भोजन की मांग कम लोचदार होती है, जबकि विलासिता वस्तुओं जैसे गहने की मांग अधिक लोचदार होती है। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। यदि वस्तु का अच्छा विकल्प उपलब्ध है तो उसकी मांग अधिक लोचदार होती है। तीसरा है आय का अनुपात। यदि किसी की कीमत उपभोक्ता की आय का बड़ा हिस्सा लेती है तो उसकी मांग अधिक लोचदार होगी। चौथा है वस्तु का उपयोग। बहुउपयोगी वस्तुएं जैसे दूध की मांग अधिक लोचदार होती है। इसके बाद है पांचवा समय अवधि। लंबी समय में मांग अधिक लोचदार होती है क्योंकि उपभोक्ता विकल्प खोज सकते हैं। छठा है उपभोक्ता प्राथमिकता। यदि उपभोक्ता किसी वस्तु के प्रति अधिक वफादार है तो उसकी मांग कम लोचदार होगी। इसके बाद है 21 नंबर, क्या कह रहा है, उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। उत्पादन फलन एक अर्थशास्त्रिक अवधारणा है जो यह दर्शाती है कि किस प्रकार उत्पादन कारकों के विभिन्न संयोजन से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इसमें उत्पादन को मापने के लिए आमतौर पर श्रम पूंजी और अन्य उत्पादन कारकों की मात्रा को शामिल किया जाता है। उत्पादन फलन का उद्देश्य यह समझना होता है कि उत्पादन के स्तर पर विभिन्न कारकों का प्रभाव कैसे होता है। आगे लिखेंगे उत्पादन फलन के समान रूप में लिखा जा सकता है क्यू एफ यल के, जहाँ क्यू मतलब उत्पादन की मात्रा, यल मतलब श्रम की मात्रा और के मतलब पूंजी की मात्रा। इसके आगे लिखेंगे यह फलन उत्पादन प्रक्रिया की कार्यक्षमता, तकनीकी प्रगति और कारकों की मिक्स के आधार पर विभिन्न स्तरों पर उत्पादन को समझने में मदद करता है। उत्पादन फलन का अध्ययन यह समझने में सहायक होता है कि सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए ताकि अधिकतम उत्पादन संभव हो सके। इसके बाद है 22 नंबर, क्या कह रहा है, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच मुख्य अंतर उनकी दृष्टिकोण और विषय वस्तु में है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसमें लिखेंगे यह व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, निर्माताओं, उद्योगों और बाजारों के स्तर पर अर्थव्यवस्था के व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में विषय वस्तु होती है जैसे कीमतों का निर्धारण, उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादन का निर्णय, बाजार की मांग और आपूर्ति और प्रतिस्पर्धा। उदाहरण के लिए उपभोक्ता की मांग, एकल फर्म का उत्पादन स्तर, मजबूरी दरें। इसके बाद है दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। यह पूरे देश की अर्थव्यवस्था के व्यापक स्तर पर अध्ययन करता है जैसे राष्ट्रीय उत्पादन, आय, बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक वृद्धि। समष्टि अर्थशास्त्र में विषय वस्तु होती है जैसे कुल मांग और आपूर्ति, मुद्रास्फीति, आर्थिक चक्र और
देश की समग्र अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन। उदाहरण के लिए जीडीपी, मुद्रास्फीति दर, बेरोजगार दर, आर्थिक विकास दर। इसके बाद है 23 नंबर, मुद्रा की विशेषताएं क्या हैं। तो मुद्रा की विशेषताएं निम्नलिखित है मेरे प्यारे बच्चों। पहली विशेषता है स्वीकृति की सार्वभौमिकता। मुद्रा का उपयोग विभिन्न लेन देन में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है, चाहे वह खरीदारी हो या भुगतान। विनिमय का माध्यम, मुद्रा का मुख्य कार्य है वस्तु और सेवा का विनिमय करना या लेन देन को सरल बनाती है। तीसरा है मूल्य का मापन, मुद्रा के जरिए वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारित होता है जिससे कीमतों की तुलना करना आसान हो जाता है। इसके बाद चौथा है संग्रहणीयता, मुद्रा का उपयोग धन को संचित करने के लिए किया जाता है ताकि भविष्य में उपयोग किया जा सके। पांचवा है विनिमय की सुविधा, मुद्रा का मुख्य लाभ है कि वह अन्य वस्तुओं और सेवाओं के साथ आसानी से बदली जा सकती है। छठा है स्वीकृति में स्थिरता, मुद्रा का मान मूल्य और विश्वास पर आधारित होता है जो आमतौर पर स्थिर और विश्वसनीय रहता है। इसके बाद 24 नंबर क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी के संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। ऐच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब व्यक्ति कार्य करने में सक्षम होते हैं वे भी स्वेच्छा से काम करना नहीं चाहता। यह तब होता है जब व्यक्ति अपने कौशल, योग्यता या वेतन के अनुरूप कार्य न मिलने पर कार्य को अस्वीकार कर देता है। यह बेरोजगारी अक्सर उच्च वेतन या बेहतर कार्य परिस्थितियों की अपेक्षा के कारण होता है। इसके आगे है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी उस स्थिति को दर्शाती है जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और कार्य करने के लिए तैयार है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिलता। यह आर्थिक मंदी, उद्योगों की कमी या तकनीकी विकास के कारण हो सकता है। इस प्रकार की बेरोजगारी अक्सर श्रम बाजार में असंतुलन या मांग की कमी के कारण उत्पन्न होती है। इसके बाद है मुख्य अंतर। ऐच्छिक बेरोजगारी व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करती है जबकि अनैच्छिक बेरोजगारी बाहरी परिस्थितियों का परिणाम होती है जिस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता। अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 10 अंक मिलेंगे। तो इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। बाजार का अर्थ, परिभाषा एवं तत्वों का वर्णन, अथवा एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक फर्म दीर्घ काल में केवल सामान्य लाभ ही अर्जित करते हैं, विस्तार से समझाइए। फिर 26 नंबर, मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं। मांग की कीमत लोच को मापने की किसी एक विधि को समझाइए, अथवा प्रवर्ती अनुपातों के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसके बाद 27 नंबर, व्यावसायिक बैंक के मुख्य कार्यों को संक्षेप में लिखिए, अथवा कीन्स के रोजगार सिद्धांत के विस्तृत व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।